गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं आज ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का निबंध। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा धर्मवीर भारती जी का यही निबंध ठेले पर हिमालय, उसका आगे का पार्ट आज पढ़ रहे हैं इस क्लास में। तो धर्मवीर भारती जी ने निबंध लिखा ठेले पर हिमालय। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली धर्मयुग नाम से। उनकी जो धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका थी उससे वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म होता है 1926 में और मृत्यु होती है 1997 में। धर्मवीर भारती जी ने यह निबंध ठेले पर हिमालय जब अपने दोस्त के साथ एक पान की दुकान पर खड़े होते हैं और वहाँ पर ठेले वाले को बर्फ़ डाले हुए ले जाते देखते हैं। ठेले पर बर्फ़ डाल रखी है और वो ले जा रहा है ठेले वाला, वो देखते हैं और उनके मन के अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है उस बर्फ को देखकर। जो उनके मित्र हैं वो कहते हैं यही बर्फ हमारे हिमालय की शोभा है, यही बर्फ हमारे हिमालय की शोभा है। और उनके मन में एक निबंध लिखने की उत्सुकता पैदा होती है और वो निबंध लिखते हैं ठेले पर हिमालय। इसका शीर्षक वहीं से ले लेते हैं वो। धर्मवीर भारती जी उस ठेले पर बर्फ को देखकर वहीं से शीर्षक उठाते हैं ठेले पर हिमालय। जो उनके मित्र कहते हैं कि यह जो बर्फ है यह हमारे हिमालय की क्या है, पहचान है। उनके दोस्त थे उत्तराखंड के कौसानी गांव से, कौसानी से, जो कि अल्मोड़ा के पास है कौसानी। और आगे वो कहते हैं कि जो हमारा कौसानी है वही हमें स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है। कौसानी हमें किसकी याद दिलाता है? स्विट्जरलैंड की। जिस प्रकार स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है उसी प्रकार हमारा कौसानी भी प्रसिद्ध है। और वहीं पर महात्मा गांधी भी गए। महात्मा गांधी जो बापू के नाम से प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी, वो कौसानी में जाते हैं और वहाँ पर योग करते हैं। अनासक्ति नाम से एक योग होता है, वो योग करते हैं और कौसानी को स्विट्जरलैंड की संज्ञा देते हैं। धर्मवीर भारती जी दोस्त के बुलाने पर कौसानी जाते हैं और वो देखते हैं सोमेश्वर की घाटी। सोमेश्वर की घाटी से उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, सोमेश्वर की घाटी है, उसकी जो उत्तर साइड में, उत्तर दिशा में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा है। हिमालय के अंदर बड़ी बड़ी घाटियां हैं, जो एक घाटी है सोमेश्वर की घाटी और उसकी उत्तर दिशा में, सोमेश्वर की उत्तर दिशा में जो ऊंची पर्वतमाला है और उसके शिखर पर, शिखर यानी चोटी पर कौन सा गांव बसा हुआ है? कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाता है। चोटी पर बसा हुआ है तो इस साइड भी ढाल, उस साइड भी ढाल, गहरी गहरी खाइयाँ, गहरी गहरी घाटियाँ। अगर शिखर पर गांव बसा हुआ है तो चारों तरफ घाटियाँ होगी, खाइयाँ होगी। तो उसके दूसरी साइड भी फिर क्या शुरू हो जाता है? ढाल शुरू हो जाता है, क्योंकि शिखर पर बसा हुआ है कौसानी। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। अड्डा यानी जो बस स्टैंड होता है, बस स्टॉप होता है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। अब जो धर्मवीर भारती जी अपने दोस्त के साथ और अपने मित्र के साथ यहाँ पर आते हैं कौसानी को देखने के लिए, बर्फ को देखने के लिए। तो जब कौसानी के बस स्टैंड पर आकर जो बस रुकती है तो वो देखते हैं बिल्कुल गांव तो कैसा है, बिल्कुल उजड़ा हुआ सा, यानी उजड़ा हुआ सा गांव है। इस गांव में किसी भी उजड़ा गांव वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं होती है। जो अपन सोच कर आते हैं वो सुख सुविधाएं वहां पर नहीं मिलती है, तो वह हमें उजड़ा हुआ सा, वीरान सा, निर्जन सा प्रतीत होता है। ऐसे मन में लगता है जैसे ये गांव उजड़ा हुआ है, इसमें कुछ सुविधा नहीं है। जो अपन सोच कर आए थे वह इसके अंदर अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। अपन जो मन में सोच कर चलते हैं और वह चीज हमें दिखाई नहीं देती है तो वह हमें उजड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो नाम निशान नहीं। धर्मवीर भारती जी देखने आते हैं बर्फ को, कि कौसानी में बर्फ गिरती है। और महात्मा गांधी ने भी कौसानी को स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है, तो धर्मवीर भारती जी उसे देखने के लिए आते हैं। तो
बस स्टैंड पर उतरते हैं और उन्हें वह गांव कैसा लगता है, उजड़ा हुआ सा प्रतीत लगता है, क्योंकि जो वह मन में सोच कर आए थे वो उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो उन्हें उजड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। और बर्फ को देखने के लिए आए थे तो बर्फ का तो कहीं पर नामो निशान ही दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठगे से रह गए हम लोग। अब धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं कि हम लोग यानी एक उनका जो साथी था जो उनके साथ आया था, और एक उनका मित्र जो उन्हें लेने गए थे, जो उन्हें उनके मित्र लेने गए थे, और एक उनके साथी, तो कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ठगे से रह गए। ठगे से क्यों रह गए? क्योंकि वे देखने आए थे बर्फ, और बर्फ वहां पर उनको दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं दी तो वे क्या है, बिल्कुल ठगे से खड़े रह गए। यार अपन जिस काम के लिए आए थे और वो काम अपना सिद्ध हुआ नहीं, बर्फ अपन को दिखी नहीं, तो इस गांव में आने का अपना क्या औचित्य, क्या मतलब निकला? जब इस गांव में अपन बर्फ को देखने के लिए आए थे और बर्फ हमें दिखाई नहीं दी, तो इस गांव में आने का हमारा औचित्य क्या है, क्या मतलब निकला हमारा यहां आने का? तो इस प्रकार वह ठगे से रह गए। कितना खिन्न था मैं, यानी मन में एक खेद प्रकट होता है कि अपन जिस काम को आए थे और वो काम अपन का सिद्ध नहीं हुआ, तो वो खिन्न हो उठे। अन्न खाते हुए बस से उतरा, तो लेखक अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कौन है? धर्मवीर भारती जी। अब कैसे कि अन्न खाते हुए बिना मन से, कि हम तो यहां पर आए और जो हम जिस काम से आए थे वो काम हमारा सिद्ध हुआ नहीं। हम बर्फ देखने के लिए आए थे, बर्फ यहां पर हमें दिखाई नहीं देती है, बर्फ देखने के लिए आए थे और बर्फ दिखाई नहीं दी, तो वह अन्न खाते हुए बिना मन से बस से उतरे, और जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। अब वो जैसे ही बस से उतरते हैं और वो देखते हैं वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, कौसानी का प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं, बस से उतरते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य कौसानी का देखते हैं, तो पत्थर की मूर्ति के समान स्तब्ध से खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार पत्थर की मूर्ति कहीं हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार गतिहीन, स्तब्ध यानी गतिहीन, बिना गति के, बिना हिले डुले, वो उस पत्थर की मूर्ति के समान वहां पर खड़े हो जाते हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। जैसे वो बस से उतरते हैं तो पत्थर की मूर्ति से खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो सामने की घाटी थी उसके अंदर अपार यानी बहुत सारा, कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। वो देखते हैं कि जो सामने की घाटी है उसके अंदर कितना ज्यादा सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता बिखरी पड़ी है, प्राकृतिक सुंदरता बिखरी पड़ी है। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो क्यूलर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। अब धर्मवीर भारती जी अपने मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यह जो कौसानी की पर्वतमाला है, पर्वतमाला यानी कौसानी जिस पर्वत शिखर पर बसा है, और जो पर्वतमाला है उसे कहते हैं, उस गांव के नाम से ही उस पर्वतमाला को नाम दे दिया कौसानी की पर्वतमाला। क्या नाम दे दिया? कौसानी की पर्वतमाला। और उसने अपने अंचल में, अंचल यानी आंचल, अपने अंदर, उस पर्वतमाला ने अपने अंदर, अंचल यानी आंचल अंदर, उस पर्वतमाला ने अपने अंचल में क्यूलर की, अब जो घाटी है उस घाटी का नाम है क्यूलर की घाटी, उस घाटी को भी नाम दे रखा है क्यूलर की घाटी। उस क्यूलर की घाटी ने रंग बिरंगी छटा छिपा रखी है। रंग बिरंगी छटा कैसे? कि जो रंग बिरंगे फूल हैं उन्हें देखकर उन्हें अपने अंदर छिपा रखा है, रंग बिरंगी छटा छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। अब धर्मवीर भारती जी सोच रहे हैं कि इस जो क्यूलर की घाटी में, इसमें जो इतना प्राकृतिक सौंदर्य है, अपार प्राकृतिक सौंदर्य छिपा पड़ा है,
इस क्यूलर की घाटी में। इसमें कौन वास करता होगा पहले? इसमें यक्ष और किन्नर नाम की दो जनजातियां थी। यक्ष और किन्नर जो कि स्वर्गलोक में वास करते थे। ये जातियां दो जातियां थी जो स्वर्गलोक में वास करती थी। अब वह सोच रहे हैं, धर्मवीर भारती जी सोच रहे हैं कि यक्ष और किन्नर ही इसमें वास करते होंगे। इतनी सुंदर मन को मोहने वाली प्राकृतिक छटा धर्मवीर भारती जी ने उस क्यूलर की घाटी के अंदर देखी और उन्हें तुरंत उनके दिमाग में आया कि यहाँ पर तो यक्ष और किन्नर नाम की जो जातियां थी वो ही पहले वास करती होंगी। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलें की लड़ियां सी नदियां। अब धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं कि ये जो क्यूलर की घाटी है, जो कौसानी की पर्वत श्रृंखला है, क्यूलर की घाटी है, ये कितनी चौड़ी है? 50 मील। और 1 मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? 1.5 किलोमीटर से ऊपर होता है। तो 50 मील यानी 80 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है, 80 किलोमीटर, बहुत दूर तक 50 मील यानी बहुत दूर तक। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो आप देख लेना 50 मील चौड़ी यह घाटी। तो यह घाटी कितनी चौड़ी दिखाई दे रही है? 50 मील। उन्होंने नापी नहीं है, एक अंदाजे से बता रहे हैं वो कि लगभग 50 मील चौड़ी होगी यह घाटी। और पूरी कैसी? हरे मखमली कालीन बोलते हैं गलीचे को, जो अपन नीचे फर्श पर बिछाते हैं, जो फर्श पर गद्दीदार होता है। कालीन गलीचा कैसा होता है? गद्दीदार होता है। ऊपर जैसे पैर रखते हैं तो वो ऐसे नीचे मखमल के समान कैसे जाता है? नीचे जाता है। तो जो क्यूलर की घाटी है वह हरे मखमली कालीन, हरा यानी वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है। हरा मखमली कालीन यानी हरे रंग का जो कालीन है। और हरे रंग का कालीन किसका है? हरियाली का है। वह मखमली हरे रंग का जो कालीन है वह क्या है? अरे जो हरियाली होती है वो कैसे रंग की होती है? हरे रंग की। और सारे के सारे खेत कैसे हैं? हरे भरे। पैर रखने के लिए जगह नहीं है, चारों तरफ हरियाली है। तो वो बोल रहे हैं कि हरे मखमली कालीन जैसे खेत, सुंदर गेरू की सिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते। गेरू यानी एक रंग होता है, गेहूं रंग होता है, गेहूं रंग, गेरू का रंग गेहूं रंग। और उस सुंदर गेहूं रंग की जो शिलाएं हैं, शिलाएं यानी पत्थर के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उन्हें कहते हैं शिला। जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें कहते हैं शिला। जो शिलाएं उनको काटकर लाल लाल रास्ते बने हुए हैं, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार यानी लाइन, और उनके दोनों तरफ किनारों पर सफेद पत्थर लगाए हुए हैं और पत्थरों पर कलर किया हुआ है सफेद। और चारों तरफ हरियाली छाई है, हरे मखमली कालीन जैसे हरियाली चारों तरफ छाई है। ऊपर से नीचे घाटी में देखते हैं तो ऐसे लगता है जो हरी चद्दर है वो डाली हुई है। कालीन जो हरा मखमली कालीन है वो गलीचा वो बिछाया हुआ है पूरा का पूरा। अरे ऊपर से जब अपन नीचे देखते हैं तो वो जो पेड़ हैं वो एक बराबर के दिखाई दे रहे हैं। हरियाली कैसी दिखाई दे रही है? खेत जो हरे भरे हैं उनके अंदर जो फसलें बोई हुई है वो एक समान है। तो वो किसके समान लग रही है? वो गलीचे के समान लग रही है। शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर। अब वो कह रहे हैं कि जो रास्ते बने हुए वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? रास्ते उन पहाड़ों को, पत्थरों को काटकर, शिलाओं को काटकर जो रास्ते बनाए हैं वो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। और उनके दोनों तरफ किनारों पर सफेद पत्थर लगाए हैं। जो पत्थर है उनके कलर कर दिया सफेद, तो दोनों किनारों पर सफेद पत्थर, रास्ते कैसे लाल, और चारों तरफ हरियाली छाई है।
मखमली कालीन के जैसे एक बराबर। ऊपर से पहाड़ से देखते हैं तो नीचे ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। वो उस नज़ारे की बात कर रहे हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। जो उन्हें जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ऊपर से पहाड़ से नीचे जो नज़ारा दिखाई दे रहा है उस नज़ारे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कतार यानी पत्थरों की कतार यानी लाइन, और इधर उधर से आकर आपस में उलझा देने वाली बेले की लड़ियों सी नदियां। अब जो नदियां वो आपस में इधर से उधर आकर आपस में टकरा रही हैं, आपस में उलझ रही हैं। चारों तरफ से क्या आ रही हैं? चारों तरफ से नदियां आ रही हैं। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं और आंखों से लगा लूं। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मन में बेसाख्ता यही आया कि बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं। मन में बेसाख्ता यानी यकायक, अचानक उनके मन में आया। यकायक उनके मन में ये आया कि जो ये लताएं हैं, बेले की लड़ियां यानी जो लताएं हैं, उन्हें उठाकर क्या कर ले? अपने हाथों पे कलाई जो अपना हाथ होता है इस कोहनी से नीचे, इसे कहते हैं कलाई, कि इस कलाई में लपेट लूं और आंखों से लगा लूं। और उन्हें किससे लगा लूं? अपनी आंखों से। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले गए। अकस्मात यानी अचानक। कवि कह रहा है कि हम अचानक एक दूसरे लोक में यानी दूसरे संसार में चले गए। यानी उनके मन में हुआ कि हम किसी दूसरे संसार में आ गए हैं। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक यानी बिना कलंक का, कि निष्कलंक की लगा इस धरती पर तो जूते उतारकर पांव पहुंचकर आगे बढ़ना चाहिए। कवि कह रहा है कि अचानक मैं इस दूसरे संसार में चला गया। इतना सुकुमार, इतना सुंदर और इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक। किसके बारे में बता रहे हैं? उस हरियाली के बारे में बता रहे हैं। उस क्यूलर की घाटी कौसानी गांव की हरियाली के बारे में कवि बता रहे हैं कि इतना सुकुमार, इतना सुंदर और इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक यानी बिना कलंक का, किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। लगा कि जो ये धरती है, इस धरती पर तो जूते उतार कर और पांव को पहुंचकर ही पैरे रखूं। अब वो उस घाटी के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। क्यूलर घाटी की, कौसानी गांव के सौंदर्य की बात कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यह धरती कैसी है? यह धरती ऐसी है कि इसके ऊपर अगर मैं जूते लेकर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जूते उतारकर पांव को पहुंचकर इस धरती पर पैर रखूं। अरे अपन घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जो साफ सफाई होती है तो इसीलिए तो जूते लेकर अंदर नहीं जाते हैं, जूते बाहर उतार कर जाते हैं। तो उस गांव की सुंदरता के बारे में कवि कह रहे हैं कि वो गांव इतना सुंदर है, सुंदर चीज को गंदा नहीं किया जाता। तो उस सुंदरता के कारण कवि कह रहे हैं कि मैं उसकी सुंदरता को देखते हुए और उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि वहां पर जूते लेकर उतरना मेरे लिए एक अलग सी बात हो गई। कि मुझे जूते लेकर नहीं उतरना चाहिए, यहाँ पर जूते पहने हुए नहीं उतरना चाहिए, जूतों को खोल देना चाहिए और पैरों को क्या कर देना चाहिए? पोंछ देना चाहिए। क्योंकि जो यह हरियाली है, यह जो सुंदरता है, यह गंदी ना हो, यह सुंदरता गंदी ना हो। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहां ये हरे खेत और नदियां और वन क्षितिज के धुंधलेपन में, नीले कुहरे में धुल जाते हो, वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। अब कवि उस बाहरी दुनिया से वापस आता है और वह देखता है धीरे धीरे उनकी निगाहें मेरी निगाहें यानी दृष्टि, और वह धीरे धीरे अपनी दृष्टि को इस घाटी को पार किया कि अपनी दृष्टि से वो इस घाटी से दूर की चीजें देखने लगे। पहले तो इस घाटी की सुंदरता के बारे में बता रहे थे, कि उस घाटी की सुंदरता कैसी और मुझे कैसे उतरना चाहिए, उसके बारे में सोच रहे थे। बाद में
अपनी निगाहों को धीरे धीरे क्या है कि आगे बढ़ाते हैं, अपनी दृष्टि को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और इस घाटी से दूर जो हरे खेत और नदियां और वन क्षितिज के धुंधलेपन में, क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज वह स्थान होता है जहां धरती और आकाश आपस में मिलते दिखाई देते हैं। अपन दूर किसी चीज को देखते हैं तो आकाश और जो धरती का जो स्थान होता है वो आपस में हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, उसे कहते हैं क्षितिज। क्षितिज, उस मिलते हुए स्थान को क्षितिज कहते हैं। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं नदियां और वन क्षितिज के धुंधलेपन में, नीले कोहरे में धुल जाते थे और वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। और कवि ने वहां पर दूर जहां पर धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, वहां पर छोटे पर्वतों का जैसे कवि को आभास हुआ कि वहां पर जैसे छोटे पर्वत हों। कवि आगे क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाहें भटकती रही कि कुछ देर। अब कवि वहां पर क्या देखना चाह रहे थे? कवि कुछ और चीज देखना चाह रहे थे, जिस चीज को देखने के लिए वह यहाँ कौसानी के अंदर आए थे। और उस चीज को ढूंढते ढूंढते उनकी निगाह बादलों में क्या गई? उनकी जो दृष्टि थी वो बादलों में भटकती रही कि अकस्मात अचानक फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा कि फिर अचानक उनकी निगाहें जो थी वो बादलों में भटक रही थी किसी और चीज को ढूंढने के लिए, और वह चीज उन्हें याद आई, उन्हें स्मरण आई। तो उनके मन को क्या लगा? एक धक्का सा लगा। क्यों लगा? इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में वह कौन चीज है जो अटल है? अटल यानी हमेशा से स्थायी है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े जैसा और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद, न रुपेला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता है। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है। अब कवि क्या ढूंढना चाह रहे हैं? धर्मवीर भारती जी क्या ढूंढना चाह रहे हैं? धर्मवीर भारती जी ढूंढना चाह रहे हैं बर्फ को। वह बर्फ को देखने के लिए ही कौसानी गांव के अंदर आते हैं अपने दोस्त के पास, और चारों ओर वह जब देखते हैं अपनी दृष्टि को इधर उधर दौड़ाते हैं, फैलाते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज दिखाई नहीं दे रही है, और वह चीज है बर्फ। बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात यानी अचानक बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय, नगाधिराज यानी जो सबसे बड़ा है, और पर्वत सम्राट, पर्वतों का सम्राट है, पर्वतों का राजा, पर्वतों का सम्राट कौन है? हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढाक रखा है और ढाक रखा है। वैसे ही है क्या सामने है उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़कियों से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन जी सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि उन जो बादलों के अंदर मुझे एक और चीज दिखाई दी, और वह चीज क्या थी? वह चीज कि जो पर्वतों का सम्राट है, पर्वतों का राजा है, पर्वतों का सम्राट है, कौन? हिमालय, जो कि किन से ढका हुआ है? बादलों से ढका हुआ है, क्योंकि बादल वहां पर आते जाते रहते हैं। और वह सामने छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर। तो कवि कह रहे हैं कि उस हिमालय का ही एक पार्ट और है, बाल मतलब बाल यानी छोटा बाल रूप वाला शिखर। वह इन्हें बादलों की खिड़कियों यानी बादल आते हैं तो वह क्या है? ढक जाता है, और बादल थोड़े से जाते हैं तो वह दिखाई देता है। जिस प्रकार अपन खिड़की से कुछ देखते हैं, खिड़की खोलते हैं तो दिखाई देता है, और खिड़की को बंद कर लेते हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार
उसी प्रकार उस पर्वत के खिड़कियां कौन है, उस हिमालय की खिड़कियां कौन है, उस बर्फ के पहाड़ों की खिड़कियां कौन है, उस बर्फ के पहाड़ों की हिमालय की खिड़कियां हैं बादल। वो आगे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, और वो थोड़ा सा हट जाए तो हमें वो बर्फ वो पहाड़ दिखाई देते हैं। तो वह क्या कह रहे हैं कि बाल स्वभाव वाला शिखर, यानी जो छोटे से बालक के स्वभाव वाला जो शिखर है वो बादलों की खिड़कियों से झांक रहा है। झांक रहा है यानी देख रहा है। अरे बड़ा आदमी तो नीचे चला जाता है, लेकिन अपन छोटे बच्चे को घर में कहते हैं कि आपको यहीं पर रहना है, आपको घर में ही रहना है, तो वह कहाँ से देखेगा नीचे? नीचे कोई उनके दोस्त खेल रहे हैं तो वह कहाँ से देखेगा? वह देखेगा खिड़की से। तो यही बात धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि वह बाल स्वभाव वाला शिखर, जो शिखर है पर्वत, जो पर्वत श्रृंखला है, वह कैसे स्वभाव वाली है? बाल स्वभाव वाली। और वह क्या कर रही है? वह हमें देख रही है, बादलों की खिड़कियों से झांक रही है, हमारी ओर झांक रही है। हमें वह बाल स्वभाव वाला पर्वत देख रहा है। कभी बादल जो कि उसकी खिड़कियां आगे आ जाते हैं, कभी जैसे मानो दूर चले गए हो। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, यानी कि उन्हें इतना आनंद हुआ, इतना हर्ष हुआ, इतने वो ज्यादा प्रसन्न हुए और वो चीख उठे, बोले कि बर्फ, वह देखो, वह देखो बर्फ। वह आनंद से इतने चीख उठे और इतना वे प्रसन्न हुए, बोले कि वह देखो बर्फ। शुक्ल जी, सेन जी सभी ने देखा, पर अकस्मात यानी अचानक वह फिर लुप्त हो गया, यानी छिप गया। लुप्त होना यानी गायब होना, अकस्मात यानी अचानक, और वह अचानक से फिर क्या हो गया? गायब हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया, खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं, धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि वह जो पर्वत है वह किसके समान दिखाई दे रहा है, किसके समान उसे बताया, किसकी संज्ञा दी है? एक छोटे बालक की संज्ञा दी है। उस बर्फ के पहाड़ को, बर्फ के पर्वत को धर्मवीर भारती ने एक छोटे बच्चे की संज्ञा दी है कि जिस प्रकार छोटा बच्चा खिड़की से झांकता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वह उसे वापस अंदर खींच लेते हैं कि खिड़की से मत झांक, कहीं नीचे न गिर जाए, कहीं नीचे न गिर जाए। उसी प्रकार वह पर्वत है जो बादलों की खिड़कियों से क्या है? झांकता है और अचानक लुप्त हो जाता है कि कहीं गिर न पड़े नीचे, कि उस बालक की तरह कहीं नीचे गिर ना पड़े, और तो उसे क्या है? वापस अंदर खींच लेते हैं, यानी बादल वापस आगे आ जाता है और वह छुप जाता है। ओके, थैंक यू। आगे का है जो अपन अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। आप एक बार धर्मवीर भारती जी को जरूर पढ़ना, इससे अपने क्वेश्चन बिल्कुल उठता है ठेले पर। हिमालय जो उनका निबंध है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल उठता है। तो आपको क्या है कि इनका जो कवि परिचय वो भी पढ़ना है, और जितना मैंने इसमें पढ़ा दिया वो भी आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।